हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि सितंबर 2025 के एग्जामिनेशन में आया था, जो कि अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। सबसे पहले टिक दी करेक्ट ऑप्शंस, जो कि एक एक नंबर के होते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ फीलिंग ऑफ वरी और फियर इज कॉल्ड, यानी कि चिंता और डर की जो फीलिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जॉय, एंजाइटी, रिलैक्सेशन, एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे अगर फोबिया दिया होता तो वो होता, नहीं तो यहाँ पे एंजाइटी है, बाकी सारा तो खुश होने वाला है। देख लो, ठीक है, जॉय, रिलैक्सेशन, एक्साइटमेंट, ये सब खुशी वाली चीजें हैं। बट यहाँ पे फियर और वरी का क्या हो सकता है? सिर्फ एंजाइटी ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड इज कॉल्ड। ये हमारा साइको सोशल थ्योरी से आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें लाइफ स्टेजेस हम पढ़ते हैं कि कौन सा क्या स्टेज होता है। तो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं एडोलसेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन्स लीडिंग टू मेंटल स्ट्रेस इज कॉल्ड। ठीक है, तो ओवर यूज अगर कोई करता है मोबाइल फोन्स का तो उसको एक स्ट्रेस होता है, एक फोबिया होता है, जिसे हम बोलते हैं नोमोफोबिया। ठीक है, नोमोफोबिया। इंसोम्निया क्या होता है? नींद ना आना। ठीक है, तो यहाँ पे नोमोफोबिया ही करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन था, द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन इन इंडिया इज। ठीक है, 2025 आप बीच में कुछ अफवाहें थी, कुछ बिल था कि 21 साल एज हो गया है, बट अभी तक ऐसा वो बिल पास हुआ नहीं है। तो अभी के लिए हम 18 साल ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन इज 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। ठीक है, सोशियोलॉजी मत टिक कर देना। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड देयर चेंजेस, बट स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। अब हम मूव ऑन करते हैं राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चन, जिसे आप ट्रू फॉल्स भी बोलते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, द एवरेज आईक्यू स्कोर इज 100। तो एवरेज आईक्यू स्कोर कितना होता है? तो होता है 90 से लेके 109 तक। ठीक है, तो ये 100 बीच में आ रहा है, तो हाँ ठीक है, एवरेज हम इसको मान के चल सकते हैं, तो ये राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर है, योगा एंड मेडिटेशन मेडिटेशन हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, योगा और मेडिटेशन क्या है? एक रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं और ये स्ट्रेस में को कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है, राइट। नेक्स्ट फिर है, दी डेवलपमेंट मीन्स चेंज इन बॉडी ओनली, यानी कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस नहीं होता है, यहाँ पे इमोशनल चेंजेस, जो भी साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ये सब हमारा डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ बॉडी के डेवलपमेंट से या उसके चेंज से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पॉवर्टी इज नॉट अ सोशल प्रॉब्लम। पॉवर्टी सोशल प्रॉब्लम है या नहीं है? आपने पढ़ा होगा, सोशल प्रॉब्लम में सबसे पहले हम पॉवर्टी ही पढ़ते हैं। गरीबी की वजह से ही बाकी सोशल प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चर मीन्स आर वे ऑफ लिविंग, यानी कि कल्चर का मतलब क्या होता है? कि जो हमारे रहन सहन का तरीका है वही हमारा कल्चर होता है। तो हाँ, ये सही स्टेटमेंट है, ये राइट स्टेटमेंट है। अब आगे हम बढ़ते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन थे, द एबिलिटी टू फोकस ऑन पर्टिकुलर स्टिमुलस इज कॉल्ड। तो जो हमारी एबिलिटी होती है एक स्टिमुलस पे एक टाइम पे फोकस करने की, उसे हम क्या बोलते हैं? मैंने पढ़ा रखा है, साइकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट अरेंज है, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि इस एबिलिटी को हम बोलते हैं अटेंशन, यानी कि एक समय पे हम सिर्फ एक चीज पे फोकस करेंगे, पूरा अटेंशन उसी के ऊपर देंगे, तो वही होता है हमारा अटेंशन। ठीक है, एबिलिटी टू फोकस अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एमनीशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली वेयर
हस्बैंड होल्ड्स पावर ऑफ अथॉरिटी, यानी कि ऐसी फैमिली जिसके अंदर हस्बैंड के पास सारी पावर होती है, उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं, तो होती है पैट्रियार्कल फैमिली। ठीक है, और जहाँ पे मदर की होती है तो वहां पे मैट्रियार्कल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पैट्रियार्कल फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स बैलेंस। सबको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन एनाटॉमी से, कि हमारा जो सेरिबेलम होता है वो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आंसर होगा सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस सेंसस इन इंडिया कंडक्टेड एवरी, यानी सेंसस यानी कि सेंसस का मतलब आप आसान भाषा में हिंदी में आप बोलते हो कि जनगणना। ठीक है, तो जनगणना कितने सालों में होती है इंडिया के अंदर में, तो 10 साल के अंदर होती है जनगणना। हर 10 साल में जनगणना की जाती है, सेंसस किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट्स पे। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स पे। यहाँ पे आपको पता होगा 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने, वो 4 अटेम्प्ट करने होते हैं और 2 छोड़ देने होते हैं। ठीक है, तो 4 जो भी आपको बेस्ट आ रहे होते हैं वो अटेम्प्ट करना होता है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन 2 टाइप्स विद एग्जांपल्स। अभी हम ये सारों का सोल्यूशन देखते हैं, पहले एक बार सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं फिर सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, what is motivation, explain 2 types with example। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है what is personality, describe factors influencing personality। नेक्स्ट क्वेश्चन है differentiate between rural and urban community। नेक्स्ट क्वेश्चन define family and right functions of family। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये 2 क्वेश्चन सोशियोलॉजी, ये 2 क्वेश्चन हमारा साइकोलॉजी। ठीक है, एकदम बैलेंस चल रहा है। फिर आगे यहाँ पे ये सोशियोलॉजी और ये वाला साइकोलॉजी। ठीक है, एकदम बैलेंस्ड पेपर था, 3 क्वेश्चन साइकोलॉजी, 3 क्वेश्चन सोशियोलॉजी। ऐसे ही लॉन्ग आंसर भी इस पेपर में बैलेंस था। 1 मार्क के क्वेश्चंस भी बैलेंस थे, 6 और 7 करके आए हुए थे। तो आपको इम्पोर्टेंस पता चली होगी, दोनों सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों को ही अच्छे से आपको पढ़ना है। पहले के टाइम पे क्या होता था, सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ लो, सोशियोलॉजी छोड़ दो तो भी काम चल जाता था, बट अब नहीं चलेगा। 50-50 का रेशियो चल रहा है, तो आपको दोनों ही सब्जेक्ट को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, यानी कि जो 18 से कम के एज के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ रही है उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेस, मेंशन द वेज टू मैनेज स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस क्या होता है बताओ, और स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये चीजों को आप बताओ। ठीक है, वो तरीकों को आप बताओ। पहला क्वेश्चन था मोटिवेशन, तो मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन इज द इनर ड्राइव और फोर्स दैट स्टिमुलेट्स अ पर्सन टू एक्ट और बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे टू अचीव गोल। यानी कि मोटिवेशन क्या होता है, हमारे अंदर की फोर्स होती है जो कि इंसान को स्टिमुलेट करती है, यानी उसे मोटिवेट करती है, उसे उससे काम करवाती है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाए। ठीक है, तो मोटिवेशन के 2 टाइप होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, जो कि खुद इंसान के अंदर से आती है मोटिवेशन। पर्सन डज एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल, यानी कि इंसान, जो भी पर्सन होता है वो एक्टिविटी करता है क्योंकि उसे उसमें इंटरेस्ट होता है या फिर उससे वो एक्टिविटी करके मजा आता है। जैसे कि मान लो A student studies nursing because she loves helping people। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि जो कि बाहर से आता है, दूसरों से रिवॉर्ड मिलता है, प्रेशर के अंदर आके कोई इंसान काम करता है तो उसे हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। जैसे कि मान लो अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू गेट गुड मार्क्स और रिसीव अवार्ड। ठीक है, यानी कि एक स्टूडेंट है जो कि हार्डली पढ़ाई कर रहा है ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए और वो अवार्ड पा सके। ठीक है, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ कि बाहर से प्रेशर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी इज अ यूनिक स्टेबल पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स दैट मेक ईच पर्सन डिफरेंट। यानी कि क्या होता है, पर्सनालिटी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हर पर्सन की अलग अलग पर्सनालिटी होती है। ये पर्सनालिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं, इंसान का बिहेवियर, थिंकिंग प्रोसेस, उसका फीलिंग,
या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे पर्सन एक्ट कर रहा है, वो उसकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे? सबसे पहला होगा हेरिडेटरी फैक्टर। हेरिडेटरी फैक्टर यानी कि ट्रेट्स रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट्स, जैसे कि जो भी बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स से कुछ ट्रेट्स मिलते हैं, उनका टेम्परमेंट मिलता है। कुछ के पेरेंट्स गुस्से वाले होते हैं तो उनके बच्चे भी गुस्से वाले होते हैं, या कुछ के पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। ये हेरिडिटरी होती है। ठीक है। बाकी जो भी फिजिकल अपीयरेंस होता है, गोरा होना, काला होना, ये भी पेरेंट्स से कुछ हद तक आता है। नेक्स्ट फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर पड़ता है, जो भी फैमिली होगी, स्कूल होगा, नेबरहुड होगा। ठीक है, ये भी इन्फ्लुएंस करेगी बिहेवियर और एटीट्यूड को। नेक्स्ट फिर कल्चरल, जो भी बिलीव्स होंगे, कस्टम्स होंगे, वैल्यूज होंगी, वो भी बिहेवियर और थिंकिंग को अफेक्ट करती हैं। लाइफ एक्सपीरियंस यानी कि हो सकता है किसी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाने के बाद क्या होगा, पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, या फिर फेलियर होने के बाद क्या होगा, इंसान के अंदर प्रेशर आएगा, वो उतना ज्यादा सोच समझ नहीं पाएगा, या ट्रॉमा हो जाए। लर्निंग हेल्प्स बिल्ड पर्सनालिटी। ठीक है, तो जैसी भी सिचुएशन होगी उस हिसाब से पर्सनालिटी बिल्ड होती है। ठीक है, लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू। नेक्स्ट फिर है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, तो उससे भी हमारा मूड और बिहेवियर अफेक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी। इसके बारे में आप भर भर के लिख सकते हो, आपको पता होगा शहर और गांव में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो आप आराम से लिख सकते हो। वहां पे यहाँ पे मैंने बहुत छोटे पॉइंट्स बना के आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी आप लिखने को तो बहुत कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। सबसे पहले रूरल कम्युनिटी और फिर अर्बन कम्युनिटी। ठीक है, रूरल कम्युनिटी क्या होती है, मेनली बेस्ड होती है एग्रीकल्चर पे। ठीक है, फार्मिंग पे, एग्रीकल्चर पे, खेती बाड़ी ज्यादा होती है गांव के अंदर। अर्बन कम्युनिटी होती है बेस्ड इंडस्ट्रीज पे और सर्विसेज पे। अर्बन कम्युनिटी जो शहर होते हैं वहां पे ज्यादा ऑफिसेस होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वो अपना उस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, और रूरल कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, यानी कि गांव में क्या होता है, लोग दूर दूर रह रहे होते हैं तो एक जगह पे पर्टिकुलर डेंसिटी कम रहती है। बट शहरों में क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, गांव में क्या होता है, सिंपल लाइफ स्टाइल रहता है, और शहर में अर्बन कम्युनिटी के अंदर फास्ट एंड कॉम्प्लेक्स लाइफ स्टाइल होता है। रूरल कम्युनिटीज में क्या होता है, क्लोज सोशल रिलेशंस होते हैं, जो आपस में रिलेशन होते हैं वो काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। बट अर्बन कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, फॉर्मल रिलेशन ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब अपने काम से काम मतलब रखना। नेक्स्ट फिर है रूरल कम्युनिटी के अंदर लिमिटेड फैसिलिटीज होती हैं, वहां पे उतने बेटर स्कूल, हॉस्पिटल और भी जो भी फैसिलिटीज होती हैं वो कम मिलती हैं गांव के अंदर। बट अर्बन कम्युनिटीज के अंदर, शहरों के अंदर बेटर स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे फैमिली से। ठीक है, फैमिली क्या होती है, फैमिली इज अ सोशल ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड बाय ब्लड, मैरिज, एडॉप्शन, हु लिव्स टुगेदर एंड सपोर्ट वन अनदर। ठीक है, यानी कि फैमिली क्या होती है, एक सोशल ग्रुप होता है, प्राइमरी सोशल ग्रुप होता है, जो कि ब्लड रिलेशन होता है, मैरिज की वजह से रिलेशन होता है, या फिर कुछ बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं तो उसकी वजह से जो रिलेशन होता है, और ये लोग सब साथ में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फैमिली के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहला होता है बायोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड बियरिंग। ठीक है, बच्चे पैदा करना और बच्चों का ध्यान रखना। नेक्स्ट फिर है इकोनॉमिक फंक्शन। इकोनॉमिक फंक्शन यानी कि जो भी बच्चे हैं, जो भी और बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनको फूड, शेल्टर, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है एजुकेशनल फंक्शन। एजुकेशनल फंक्शन के अंदर क्या है, टीचर्स वैल्यूज, लैंग्वेज एंड सोशल नॉर्म्स। ठीक है, तो फैमिली क्या करती है, फैमिली इज फर्स्ट स्कूल ना, तो फैमिली से ही लैंग्वेज सीखते हैं बच्चे, जो भी सोशल नॉर्म्स होता है, जो भी मोरल वैल्यूज होती है वो फैमिली से ही सीखते हैं। नेक्स्ट फिर है इमोशनल फंक्शन। इमोशनल फंक्शन यानी कि जो लव, केयर, प्रोटेक्शन फैमिली प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन के अंदर क्या है, सोशलाइज द चाइल्ड एंड ट्रांसमिट कल्चर। क्या है, अब सोशल फंक्शन क्या होता है, फैमिली का बच्चे को सोशलाइज कराती है, लोगों से मिलना सिखाती है। ठीक है, कि
लोगों से मिलना, अपने जो कल्चर है उसके बारे में बताते हैं, ताकि उनका जो कल्चर है वो जनरेशन टू जनरेशन चलता जाए। वो बच्चे अपने बच्चों को बताते हैं, फिर उनके बच्चे अपने बच्चों को बताते जाते हैं, ऐसे कल्चर चलता जाता है, ट्रांसमिट होता जाता है। नेक्स्ट फिर है रिक्रिएशनल फंक्शन, ठीक है, प्रोवाइड्स लेजर एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस रहते हैं मेनली फैमिली के। यहाँ पे हमने शॉर्ट में समझा, ठीक है। बाकी जब भी हम सोशियोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट नोट बस हमने किया है। नेक्स्ट फिर पूछा था जुवेनाइल डेलिकेंसी। जुवेनाइल डेलिकेंसी एक सोशल प्रॉब्लम है। जुवेनाइल डेलिकेंसी का मतलब क्या होता है? जो बच्चे होते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज, एंटी सोशल बिहेवियर शो करते हैं, बच्चे जो या जो एडोलसेंस हैं 18 साल से कम की एज के हैं, तो उसे हम जुवेनाइल डेलिकेंसी बोलते हैं। इसके कॉजेस क्या होते हैं? ब्रोकन फैमिलीज और पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, या फैमिली जो है अलग अलग रहते हैं, फैमिली उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उस वजह से ये ज्यादा होता है। पीयर प्रेशर, बाकी सब बच्चे भी कर रहे हैं तो वो भी करते हैं। लैक ऑफ सुपरविजन, उतना ध्यान नहीं दे रहे होते हैं पेरेंट्स या फिर जो भी गार्जियन होते हैं, तब ऐसा होता है। ड्रग और अल्कोहल यूज की वजह से, ड्रग एडिक्शन की वजह से उनको पैसे की जरूरत होती है, तब वो क्राइम करते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। इमोशनल एंड मेंटल इश्यूज, कुछ लोगों को इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, उस वजह से भी करते हैं लोग। प्रिवेंशन, अब प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो गुड फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, हाँ, जो भी बच्चों की बेसिक नीड है उनको पूरा करना चाहिए। फिर एजुकेशन और काउंसलिंग, एजुकेशन और काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जिनमें बच्चों को मजा आए, एंटरटेनमेंट आए, तो वो सब एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। स्ट्रिक्ट लॉज एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, अच्छे लॉज बनाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस मैंने बहुत डिटेल में, जब मैंने प्लेलिस्ट में पूरा पढ़ा रखा है साइकोलॉजी, आपको नहीं पता तो मैं वहाँ पे आपको आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप एक बार जाके प्लेलिस्ट को देखो। मैंने अराउंड 25 लेक्चर के अंदर पूरी साइकोलॉजी कंप्लीटली बहुत डिटेल में, बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत अच्छे से समझा रखी है, आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम बस बेसिकली अभी एक बेसिक स्ट्रेस समझ लेते हैं, ठीक है, कि स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है। स्ट्रेस इज अ बॉडी फिजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू डिमांडिंग और थ्रेटनिंग सिचुएशन, यानी कि जब भी हमारी बॉडी को कोई भी डिमांडिंग या थ्रेटनिंग सिचुएशन में जाना पड़ता है, तब जो भी हमारी बॉडी का फिजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। फिजिकल रिस्पॉन्स हो सकता है हाथ कांपना, डर लगना, घबराना। इमोशनल रिस्पॉन्स में रो सकता है इंसान, घबरा सकता है, ये सब चीजें होती है, ठीक है। ये स्ट्रेस की वजह से होता है। अब इस स्ट्रेस को मैनेज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है आपका स्ट्रेस मैनेज करने में। आप अगर अभी थोड़ा बहुत भी स्ट्रेसफुल महसूस करते हो तो आप एक बार एक्सरसाइज करके देखो, आधे घंटे 1 घंटे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैंने खुद की अपनी लाइफ में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया इस चीज को, और मेरा स्ट्रेस समझ लो गायब हो गया, ठीक है। दूसरा है डीप ब्रीदिंग, योगा एंड मेडिटेशन, ठीक है। डीप ब्रीदिंग, योगा, मेडिटेशन, आप ये सब चीजें कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करो आप भाई, अपने टाइम को मैनेज करो, और अपना गोल उतना ही लेके चलो जो रियलिस्टिक हो, कि आप जितना पॉसिबल अचीव कर सकते हो, ठीक है, एक दिन के अंदर आप उतना ही गोल लेके चलो। टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है, फैमिली और फ्रेंड्स से बात करने से एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, तो वो भी हेल्प करता है स्ट्रेस को मैनेज करने में। एडिक्वेट स्लीप, ठीक है, अगर आप अच्छे से सोते हो एकदम कंप्लीटली, आप अपनी नींद पूरी करते हो, तो आपको ऑलरेडी आपका स्ट्रेस काफी कम हो जाएगा, ठीक है। हेल्दी डाइट एंड अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ठीक है। कुछ लोग का मानना होता है कि अल्कोहल स्मोकिंग से रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, रिलैक्स फील होता है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, उससे और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी जिसकी जैसी मर्जी। नेक्स्ट फिर अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, आंसर इन डिटेल। यहाँ पे भी आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 करने होंगे, ठीक है। हम पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर को हम करेंगे सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन था डिफाइन मेंटल हेल्थ, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, ठीक है, बहुत बेसिक सा साइकोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड टाइप ऑफ सोशल ग्रुप्स, ठीक है, ये सोशियोलॉजी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द नेचर एंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी का। ठीक है, अच्छे से मैंने समझा रखा है, इंटेलिजेंस को भी आप देख सकते हो, आप प्लेलिस्ट देख लेना जाके एक बार। नेक्स्ट वी डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज विथ एग्जांपल्स। ठीक है, ये भी सोशियोलॉजी, यानी कि अभी तक एक साइकोलॉजी, एक सोशियोलॉजी, एक साइकोलॉजी, एक सोशियोलॉजी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा साइकोलॉजी से है, डिफाइन मेमोरी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेमोरी एंड कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग। ठीक है, ये भी साइकोलॉजी। डिस्क्राइब द कास्ट सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, अब कास्ट सिस्टम पूछा गया है और उसके इफेक्ट्स, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, इनके आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेंटल हेल्थ था, तो मेंटल हेल्थ क्या होता है, सबसे पहले उसे समझते हैं। मेंटल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेस देयर एबिलिटीज एंड कैन कोप विथ नॉर्मल स्ट्रेसर्स ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटी। यानी कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, एक स्टेट होती है जिसमें हम अपने आप को रियलाइज करते हैं, अपनी पूरी एबिलिटीज को रियलाइज करते हैं, और जो भी डेली लाइफ में आने वाला थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है उससे आसानी से हम बाहर निकल जाते हैं, टैकल कर लेते हैं। कैन वर्क प्रोडक्टिवली, यानी कि अपने काम को एकदम अच्छे से हम कर पाते हैं, एंड कैन कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटी, कम्युनिटी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन क्या क्या होती हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो खुद के प्रति पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स, ठीक है, हैज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। ठीक है, यानी कि जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो समझेगा इस बात को कि उस हर इंसान के अंदर कुछ स्ट्रेंथ होती है और कुछ वीकनेस होती है, कुछ खूबियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, और उन्हें मानेगा। ठीक है, और उसके अंदर एक प्रॉपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। नेक्स्ट फिर एबिलिटी टू एडजस्ट। ठीक है, जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं वो आसानी से किसी भी सिचुएशन में आराम से एडजस्ट कर जाते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं इफेक्टिवली, और अपने रिलेशनशिप को अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी क्या, एक्सप्रेसेस इमोशंस अप्रोप्रिएटली, कंट्रोल एंगर, फियर एंड एंजाइटी। ठीक है, अपने इमोशंस पे अच्छे से वो कंट्रोल कर लेते हैं, या और जब भी एक्सप्रेस करने की जरूरत होती है तो एक्सप्रेस भी कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर है रियलिस्टिक परसेप्शन, यानी कि जो भी उनका परसेप्शन होता है वो रियलिटी से एक्यूरेटली मैच करता है। ठीक है, मेक्स प्रैक्टिकल डिसीजन। नेक्स्ट है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, उनका जो आपस में रिलेशन होता है वो काफी अच्छा होता है। कम्युनिकेट्स इफेक्टिवली, मेंटेन हेल्दी सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, वो अच्छे से दूसरों से बात करते हैं और अपने सोशल रिलेशंस को अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव एंड पर्पसफुल लिविंग। ठीक है, वर्क्स एफिशिएंटली, सेट गोल्स, यूज टाइम मीनिंगफुली। ठीक है, नेक्स्ट है टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेप्ट्स अदर्स ओपिनियंस एंड एडजस्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस। ठीक है, यूज हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स लाइक रिलैक्सेशन, टॉकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टू हैंडल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था सोशल ग्रुप्स के हमसे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फंक्शंस और उसके टाइप्स पूछे गए थे। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में पूछा गया था उसी ऑर्डर में हम आंसर करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सोशल ग्रुप्स के। सबसे पहली बात तो सोशल ग्रुप दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलते हैं तभी बनता है। ठीक है, एक सोशल ग्रुप के अंदर कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए, तभी तो ग्रुप बनेगा। नेक्स्ट है इंटरेक्शन, यानी कि जो भी सोशल ग्रुप के मेंबर्स हैं वो रेगुलरली आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर एक पीरियड ऑफ टाइम पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन गोल्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी लोग हैं, जो भी मेंबर्स हैं सोशल ग्रुप के, उनका एक कॉमन गोल है, कॉमन इंटरेस्ट है, या जो भी एक्टिविटीज है कुछ तो कॉमन होगा सबके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फिर है ग्रुप नॉर्म्स। ठीक है, एवरी ग्रुप हैज रूल्स, ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स दैट गाइड्स बिहेवियर। ठीक है, हर ग्रुप का एक रूल होता है, ट्रेडिशन होता है, उनकी अलग अलग सबकी वैल्यूज होती हैं, रेगुलेशन होता है सबका, तो वो हर ग्रुप में होता है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ यूनिटी, यानी कि ग्रुप मेंबर्स फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस,
यानी कि जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं उन्हें ऐसा लगेगा कि हम सब साथ में हैं, हम एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, एवरी ग्रुप हैज अ पैटर्न ऑफ रोल्स, स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, हर ग्रुप के जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं सबका अलग अलग रोल होता है, अलग अलग स्टेटस होता है, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। कंटिन्यूटी, ग्रुप एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन, टेम्पररी और परमानेंट, हो सकता है ग्रुप टेम्पररी हो या फिर परमानेंट हो, वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक के लिए होता है। वी फीलिंग, यानी कि मेंबर आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, उनके अंदर हम वाली धारणा रहेगी कि हाँ हम सब एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। सोशल ग्रुप का मेन फंक्शन होता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन यानी कि हेल्प्स इंडिविजुअल लर्न वैल्यूज, नॉर्म्स, हैबिट्स एंड बिहेवियर, ठीक है। सोशलाइजेशन का यही मतलब होता है कि जो भी उनकी सोसाइटी का जो भी वैल्यूज है, जो भी उनकी हैबिट्स हैं, बिहेवियर है, जो भी कल्चर है उसे अपनाना। इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, प्रोवाइड्स सिक्योरिटी, लव, बिलोंगिंगनेस एंड इनकरेजमेंट, ठीक है, ये जो भी है इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सोशल कंट्रोल डेवलप्स डिसिप्लिन थ्रू नॉर्म्स, रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, जो भी सोशल ग्रुप्स होते हैं उनका एक सोसाइटी पे कंट्रोल रहता है, वही एक डिसिप्लिन डेवलप करते हैं कि हाँ ये रूल है, शादी में पहले ये चीज की जाएगी फिर ये काम किया जाएगा, ठीक है। उनकी जो भी एक्सपेक्टेशन है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, ये सब चीजें हमें सोसाइटी ही सिखाती है, ठीक है। तो ये सब एक डिसिप्लिन डेवलप कर देता है बच्चों के अंदर, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, शेप्स एटीट्यूड, बिहेवियर, लैंग्वेज एंड स्किल्स। नेक्स्ट है कॉपरेशन एंड टीम वर्क, हेल्प्स मेंबर वर्क टुगेदर टू अचीव गोल्स, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल ट्रांसमिशन, passes on tradition, customs and cultural practices. नेक्स्ट पॉइंट है गोल अचीवमेंट, यानी कि जो भी ग्रुप होता है वो सारे इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है कि वो जो अपना गोल है उसे अचीव कर पाए, या जो भी उनका काम है वो कर पाए, वो उन्हें अकेले काम करने की जरूरत नहीं होती है, सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। अब टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के बेसिस पे क्या होता है, दो टाइप होते हैं, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, ये छोटे साइज में होता है, और जो सेकेंडरी ग्रुप होता है ये लार्ज साइज का होता है, और ये फॉर्मल ग्रुप होता है, एक तरह का फॉर्मल रिलेशन इसके अंदर होता है। जबकि प्राइमरी ग्रुप के अंदर क्या होता है, इसमें क्लोज, इंटीमेट और फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जैसे कि अब सेकेंडरी में क्या है, इसमें इम्पर्सनल और गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप है यहाँ पे, यानी कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है और अपने जो भी गोल है पर्टिकुलर उसके लिए ही रिलेशन होता है। जैसे कि मान लो प्राइमरी ग्रुप के क्या टाइप्स होते हैं, जैसे कि फैमिली हो गई, हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हो गए, वो सब प्राइमरी ग्रुप के अंदर आते हैं, जिनसे हम सब कुछ बातें अपनी शेयर कर सकते हैं बिना सोचे समझे, और ये बहुत कम होते हैं नंबर में, लोग बहुत गिने चुने ही होते हैं। बट जो सेकेंडरी ग्रुप होता है ये लार्ज ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम मान लो स्कूल के अंदर रिलेशन बनाते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, क्या सबके सब से हमारा क्लोज कांटेक्ट रहता है, नहीं, बस एक फॉर्मल हम जानते हैं एक दूसरे को, बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट फिर हॉस्पिटल स्टाफ्स। अब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पे आपकी हॉस्पिटल स्टाफ से दोस्ती होगी, तो वो सब क्या है, एक फॉर्मल फ्रेंडशिप है, आप फॉर्मली मिलोगे, अपना जो भी गोल है अपनी ड्यूटी के पीरियड में आप बस उनसे अपना काम निकलवाना है बस किसी तरह से, ठीक है। बाकी फिर पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब चीजें क्या है, सेकेंडरी ग्रुप्स हो गई। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन क्या होता है, परमानेंट ग्रुप होता है या फिर टेम्पररी ग्रुप होता है। परमानेंट ग्रुप यानी कि जैसे कि हमारा जो लॉन्ग लास्टिंग ग्रुप होता है, जैसे कि फैमिली हो गई, रिलीजियस ग्रुप हो गए, ये सब लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और परमानेंट रहते हैं। टेम्पररी ग्रुप क्या होता है, ये ग्रुप कुछ छोटे समय के लिए बनते हैं, जैसे कि कोई कम्युनिटी हो गई या फिर टास्क ग्रुप्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी के बेसिस पे क्या होता है, फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं और इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। फॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, इनके रूल्स और अथॉरिटी होती है, जैसे कि स्कूल का ग्रुप हो गया,
हॉस्पिटल का हो गया, ऑफिस टीम हो गई, ठीक है। तो ये सब एक फॉर्मल ग्रुप है। नेक्स्ट फिर इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है, जो भी बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप या फिर पर्सनल रिलेशंस के बेसिस पे होता है, जैसे कि हमारा फ्रेंड सर्कल हो गया, पीयर ग्रुप हो गया, हमारे जो रिलेटिव्स हो गए, वो इन सब के अंदर आएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का हमसे नेचर पूछा था और उसके टाइप्स पूछे थे, ठीक है। अगर आपको डिटेल में इंटेलिजेंस पढ़ना है तो आप मेरी साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। नेचर ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल यानी कि हर इंडिविजुअल के अंदर होता है, हर इंसान के अंदर होता है, बट उसका लेवल डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। कुछ के अंदर आईक्यू ज्यादा हो सकता है, इंटेलिजेंस ज्यादा हो सकता है, कुछ का कम हो सकता है, या कुछ का एवरेज भी होता है, ऐसे करके सबके अंदर अलग अलग लेवल पे होगा। नेक्स्ट फिर इनेट और एक्वायर्ड क्या है, इंटेलिजेंस कुछ कुछ हमारा इनबॉर्न होता है और कुछ हम थ्रू एक्सपीरियंस धीरे धीरे लाइफ में अपने डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल, यानी कि इंक्रीजेस विद एज एंड लर्निंग, कि जैसे जैसे हमारी लर्निंग बढ़ती है, हमारी एज बढ़ती है, उसके साथ साथ हमारा इंटेलिजेंस भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है एडजस्टिव। एडजस्टिव यानी कि हेल्प्स एन इंडिविजुअल अडेप्ट टू इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि जो भी इंटेलिजेंस है वो हमारे इंडिविजुअल्स यानी लोगों को हेल्प करता है कि वो इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशनल यानी कि इसमें क्या होता है, कई सारे डायमेंशन होते हैं इंटेलिजेंस के। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक चीज के बेसिस पे हम इंटेलिजेंट है या नहीं है डिसाइड कर दें। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, क्रिएटिविटी, सब कुछ इसके अंदर आता है, ठीक है। और भी हो सकते हैं ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर्ड। इंटेलिजेंस क्या है, इसे हम मेजर कर सकते हैं आईक्यू टेस्ट के थ्रू। आईक्यू का रेंज होता है ना, वैसे ही हम आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं। आईक्यू का क्या फॉर्मूला होता है, MA अपॉन CA, यानी कि मेंटल एज इंटू क्रॉनिकल एज इंटू 100, ठीक है। ये आईक्यू का फॉर्मूला होता है। फिर इसके बाद रेंज दी होती है कि 90 से जो है 109 क्या है, ये नॉर्मल है या एवरेज रेंज है। फिर हमारा 80 से 89 तक क्या है, बिलो एवरेज है, नॉर्मल है, ऐसे ऐसे करके रेंज है इसकी पूरी। आप वहां पे प्लेलिस्ट के अंदर चले जाओ, वहां पे आपको ये पूरा कंप्लीटली मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस के मेनली क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला तो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या होती है, जैसे ये सारी इंटेलिजेंस हम मशीन्स के अंदर, टूल्स के अंदर और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होती है। ये इंजीनियर्स के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर ज्यादातर ये इंटेलिजेंस पाई जाती है। नेक्स्ट फिर होती है सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस। अब सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, ये हर इंसान की एबिलिटी होती है कि वो जो भी सोशल सिचुएशंस होती हैं डेली लाइफ के अंदर, उसमें कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। सोशली इंटेलिजेंट पीपल्स नो द आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस देम, ठीक है। यानी कि जो भी सोशली इंटेलिजेंट पर्सन होता है, उसे पता होता है कि कैसे दोस्त बनाने हैं, कैसे उनका दिल जीतना है, कैसे उन्हें इन्फ्लुएंस करना है। ये ज्यादातर लीडर्स के अंदर, मिनिस्टर्स के अंदर, सेल्समैन के अंदर, डिप्लोमेट्स के अंदर ये ज्यादा होता है। नेक्स्ट फिर है एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या है, जैसे कि जो भी हमारा जो भी पढ़ाई पढ़ाई वाला रिलेटेड चीजें हो गई, जैसे वर्ड्स, नंबर्स, लेटर्स, ये वाला जो इंटेलिजेंस है, लिटरेचर वाला, बुक की लिटरेचर वाला, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। ये इंटेलिजेंस ज्यादा टीचर्स के अंदर, लॉयर्स के अंदर, डॉक्टर्स के अंदर, फिलोसफर्स के अंदर ये इंटेलिजेंस ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर है मैरिज। अब मैरिज क्या होता है, मैरिज की कई सारी डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। एक हमने सबसे अच्छी सी और सबसे ज्यादा अप्रूव्ड लैंग्वेज में मैरिज की डेफिनेशन को यहाँ पे लिया है, ठीक है। मैरिज इज अ सोशली अप्रूव्ड यूनियन बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स, ठीक है। वो मेल फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, मैरिज मतलब दो लोगों का मिलना जो कि सोशली अप्रूव्ड है, ठीक है। मैरिज एक सोशल अप्रूवल के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मैरिज की और भी डेफिनेशंस होती हैं कुछ इस तरह से कि मैरिज इज अ सोशली अप्रूव्ड वे ऑफ हैविंग चाइल्ड्स, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके कई सारी डेफिनेशन है, आप देख लेना।
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज, मैरिज के क्या डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, मेनली हमसे ये पूछा गया था। तो मैरिज की डिफरेंट फॉर्म्स में सबसे पहली जो नॉर्मल होती है मोनोगैमी, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, एक आदमी एक औरत से एक टाइम पर मैरिज रखेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो डाइवोर्स हो जाता है, डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो फिर उसके बाद वो दूसरे किसी से शादी करेगा, तो ये मोनोगैमी है, ठीक है। नेक्स्ट फिर है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी में क्या होता है, एक पर्सन दो या दो से ज्यादा स्पाउस रखता है एक टाइम पे, मतलब एक टाइम पे अपने दो या दो से ज्यादा जीवन साथी रख सकता है, ठीक है। जैसे अब इसमें भी दो टाइप हो गए, पॉलीगैनी यानी कि पॉलीगाइनी, जैसे कि एक आदमी जब दो या दो से ज्यादा औरतों से शादी करता है तो उसे पॉलीगाइनी कहते हैं, यानी कि इसमें औरतें ज्यादा है। नेक्स्ट फिर टाइप होता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब होता है जब एक औरत दो या दो से ज्यादा आदमियों से शादी करती है, ठीक है, तो उसे पॉलीएंड्री बोलते हैं हम। अब ये फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री भी हो सकता है और नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री भी हो सकता है। फ्रेटर्नल का मतलब है कि जो भी हस्बैंड्स हैं वो सारे आपस में मतलब भाई हैं एक दूसरे के, तो वो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री हो गई। नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री यानी कि जो भी हस्बैंड्स हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं है, वो इंडिविजुअल अलग अलग हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैरिज होता है एंडोगैमी। एंडोगैमी का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर अपने ही कास्ट के अंदर, अपने रिलीजन के अंदर, अपने ही ट्राइब में, अपने ही सोशल ग्रुप के साथ में मैरिज करवाना, ठीक है। ये ज्यादातर हमारे इंडिया के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे कि मान लो कोई ब्राह्मण है तो अब ब्राह्मण फैमिली के अंदर ही मैरिज करवाना, राजपूत है तो राजपूत फैमिली के अंदर ही मैरिज करवाना, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब है तो अपने ही कास्ट के अंदर मैरिज करवाना, उसे हम एंडोगेमी बोलते हैं। एक्सोगेमी क्या होता है, जब ये मैरिज दूसरे ग्रुप में होती है, दूसरे कास्ट में होती है, दूसरे शहर में होती है, दूसरी जगह पर होती है, तो उसे हम एक्सोगेमी बोलते हैं। जैसे कि गोत्रा एक्सोगेमी कॉमन अमंग अमंग होगा, ठीक है, अमंग हिंदूज, ठीक है। गोत्रा हम क्या किया जाता है हमारे हिंदू धर्म में, क्या होता है कि जो गोत्रा होते हैं, गोत्र मिलाए जाते हैं, ठीक है। और जो भी सेम गोत्र वाले लोग होते हैं उनमें शादी नहीं होती है, अपने गोत्र से अलग गोत्र में शादी की जाती है, ठीक है। तो ये होता है एक्सोगेमी, यानी कि अपने ग्रुप से बाहर शादी करना, अपने कास्ट से बाहर शादी करना, या अपने जो भी कस्बे से बाहर शादी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेमोरी से पूछा गया था वहां पे कि मेमोरी क्या होती है, प्रोसेस ऑफ मेमोरी क्या होता है और फॉरगेटिंग का क्या कॉज होता है, ठीक है। तो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी इज अ मेंटल प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन, यानी कि मेमोरी क्या करती है, जो भी हमारी मेंटल कैपेसिटी है किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग के अंदर एनकोड करना, मतलब दिमाग के अंदर जैसे आप लोग अपलोड करते हो ना, वही समझ सकते हो एनकोडिंग, यानी कि अपलोड करना अपने दिमाग के अंदर, फिर उसे वहां पे स्टोर करके रखना, और फिर जब जरूरत पड़े तो वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जैसे आप गूगल ड्राइव या जो भी क्लाउड स्पेस होती है वहां पे अपने इंफॉर्मेशन को अपलोड करते हो, स्टोर रहती है वहां पे, जब आपको जरूरत होती है तो वापस आप डाउनलोड कर लेते हो, ठीक उसी तरह मेमोरी काम करती है, ठीक है। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल रिटेन पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड यूज देम व्हेन नीडेड, ठीक है। यानी कि इससे क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी इंसान है, वो अपने जो पुराने एक्सपीरियंसेस है उसे वहां पे स्टोर कर सकते हैं, और जब जरूरत होगी तो वापस से उसे यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ मेमोरी, प्रोसेस ऑफ मेमोरी में क्या क्या आता है, ये जैसे मेन तो तीन स्टेजेस होते हैं, पहला है एनकोडिंग, दूसरा स्टोरेज और तीसरा रिट्राइवल, ठीक है, या डिकोडिंग भी आप इसे बोल सकते हो। तो एनकोडिंग में क्या होगा, ये पहला स्टेप है मेमोरी का, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे सेंसेस के थ्रू, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है, आईज, ईयर, नोज, टंग, ये सब से जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम देखते हैं, सुनते हैं, रीड करते हैं, वो हमारी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसस से हमारे ब्रेन तक जाती हैं वो इंफॉर्मेशंस, और वहां पर जाके स्टोर हो जाती हैं। जैसे कि मान लो आप इस टाइम पर ये लेक्चर सुन रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, तो ये सारा एनकोडिंग हो रहा है आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद स्टोरेज, अब इन यही जो एनकोडेड इंफॉर्मेशन है, जो चीजें आपने समझी, अब यही आपके ब्रेन के अंदर जाके कुछ टाइम के लिए स्टोर रहती है, उसे हम स्टोरेज बोलेंगे। इंफॉर्मेशन क्या होती हैं, कई तरह की हो सकती हैं, कई तरह का स्टोरेज होता है।
आपका सेंसरी मेमोरी होती है जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, विद इन फ्यू सेकेंड्स की मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, ये कुछ सेकेंड से लेके मिनट्स तक की मेमोरी है। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ये आपके कुछ घंटों से लेके लाइफ टाइम की मेमोरी होती है। एस टी एम तो ये है, ठीक है। LTM शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हो, जैसे मैंने आपको ये लेक्चर पढ़ाया, आपको कुछ समझाया, अब आप उसे अगले साल भी याद करोगे। अगर आपने अच्छे से एनकोड किया था, अच्छे से समझा था, तो आपको अगले साल में भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। दोबारा से आप पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएंगी चीजें, ठीक है। इसी को हम इस स्टोरेज बोलते हैं। अब फिर रिट्राइवल या फिर इसी को आप डिकोडिंग बोलोगे। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन बैक इनटू अवेयरनेस, यानी कि जो भी हमारी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, अब उसे वापस से अपनी अवेयरनेस के अंदर लेके आना, इसे हम रिकॉल भी बोलेंगे, ठीक है। रिकॉल, रिकॉल मतलब जो भी पुरानी चीजें हैं उसे वापस से याद करना, रिकॉल करना। रिकॉग्नाइजेशन यानी कि आइडेंटिफाइंग विथ क्लूज और रिमेम्बरिंग विदाउट क्लूज, ठीक है। ये सब रिकॉल और रिकॉग्निशन कराता है। जैसे कि मान लो अब एग्जाम के अंदर आपने क्वेश्चंस देखे तो आपको उसके आंसर याद आ जाएंगे, हाँ ठीक है। मेमोरी अगर मान लो आपसे पूछा गया कि कितने टाइप की होती है, तो आपको याद आ जाएगा, हाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है और एक सेंसरी मेमोरी होती है। आराम से आपको याद आ जाएगा। तो यही चीजें होती है रिट्राइवल या फिर डिकोडिंग। अब कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग, ठीक है। फॉरगेटिंग के क्या क्या कॉजेस होते हैं। सबसे पहला इंटरफेरेंस, यानी कि न्यू इन्फॉर्मेशन रिप्लेस ओल्ड इन्फॉर्मेशन और वाइस वर्सा। यानी कि अब मान लो आपने पहले से कुछ पढ़ रखा था, तो आप कॉलेज गए, वहां पे आपकी टीचर ने कुछ और पढ़ा दिया, सेम टॉपिक को कुछ और बता दिया। अब गलत पता नहीं आपने पढ़ा था या आपके टीचर ने बता दिया, बट वो आपस में इंटरफेयर करेगा ना, तो वो लड़ेगा आपस में जाके, ठीक है। जब भी इंफॉर्मेशन ऐसा होता है, तब वहां पे इंटरफेरेंस की वजह से हो सकता है आप भूल जाओ, ठीक है। जैसे इसके टाइप्स हैं, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि जो पुरानी इंफॉर्मेशन है वो नई इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर रही है। या फिर रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, यानी कि जो नई इंफॉर्मेशन है, जो नई लर्निंग है, वो पुरानी लर्निंग को डिस्टर्ब कर रही है, ऐसा हो सकता है। अब लैक ऑफ अटेंशन, सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ अटेंशन। हो सकता है आप ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप लेक्चर मान लो टीचर पढ़ा रहा है, आप कुछ और काम कर रहे हो, फोन चला रहे हो, चैट कर रहे हो, तो आपका ध्यान ही नहीं है वहां पर, तो आपकी मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर ही नहीं होगा, हल्का फुल्का आएगा भी तो वो थोड़ी देर में उड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पुअर एनकोडिंग। पुअर एनकोडिंग यानी कि if in the information is not understood or organized, it is easily forgotten। यानी कि आप सही से किसी चीज को अगर नहीं समझ पाते हो तो आसानी से आपकी मेमोरी से निकल जाएगा, फॉरगेट हो जाएगा। डिके ऑफ मेमोरी ट्रेसेस, मेमोरी फेड्स ओवर टाइम, इट नॉट यूज और रिवाइज। यानी कि क्या होता है, मेमोरी को बार बार रिपीट करना होता है, जो भी इसीलिए कहते हैं ना, ये एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बार बार आपको रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए रिपीट किया जाता है। आप जितनी बार रिपीट करोगे उतना अच्छा आपकी मेमोरी के अंदर चीजें स्टोर होंगी। नहीं तो धीरे धीरे आप नई नई चीजें सीखते जाओगे, पीछे वाली भूलते जाओगे। अक्सर बच्चे ही बोलते हैं कि हमने पहले पढ़ा था, तब उस समय हमें समझ में आ गया था, बट आज हम भूल गए क्योंकि आपने उसे रिवाइज नहीं किया, ठीक है, इसलिए आप उसे भूल गए। नेक्स्ट है मोटिवेशन, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, यानी कि अनप्लीजेंट और पेनफुल मेमोरीज आर फॉरगेटन ड्यू टू रिप्रेशन। यानी कि जो भी हमारी पेनफुल मेमोरीज होती हैं, जिससे हमें दर्द पहुंचता है, तो उन चीजों को हम जल्दी भूल जाते हैं रिप्रेशन के थ्रू। रिप्रेशन एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ये अनकॉन्शियसली जो भी हमारी अनप्लीजेंट और पेनफुल मेमोरीज होती हैं उन्हें भुला देता है। नेक्स्ट फिर ब्रेन इंजरी और इलनेस की वजह से भी हमारी मेमोरी हो सकता है अफेक्ट हो, उसे चोट पहुंचे तो, मतलब मान लो हमारे ब्रेन को चोट पहुंचेगी तो उससे हो सकता है हमारी मेमोरी अफेक्ट हो जाए। स्ट्रोक होने की वजह से, डिमेंशिया या फिर अल्कोहल और ड्रग यूज की वजह से भी हो सकती है। स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से, हाई स्ट्रेस रिड्यूस कंसंट्रेशन एंड रिट्राइवल कैपेसिटी। यानी कि आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे, कई बार क्या होता है हम वाइवास के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर स्ट्रेस ज्यादा ले लेते हैं, जितना वो डिफिकल्ट होता नहीं है उससे ज्यादा वो डिफिकल्ट लगने लग जाता है, क्योंकि हम स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन कमजोर हो जाता है। फटीग और लैक ऑफ स्लीप, यानी कि अगर हम सही से नहीं सोते हैं, सही से आराम नहीं करते हैं, तो हमारी मेमोरी अफेक्ट होती है। आप अगर चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, 36 घंटे तक ना सो के देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
नेक्स्ट फिर सोशियोलॉजी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कास्ट सिस्टम पर, कि कास्ट सिस्टम होता क्या है और मेनली इंडिया के अंदर होता है, तो इंडिया के अंदर ही पूछा गया था आपसे। तो कास्ट सिस्टम क्या होता है? एक ट्रेडिशनल हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और ट्रेडिशनल का मतलब क्या? ट्रेडिशन यानी कि हमारे पुराने पूर्वजों ने इसे डेवलप किया था। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि ये हमारी जो सोसाइटी है उसे बांटने का तरीका है, डिवाइड करने का तरीका है, सोसाइटी को डिवाइड करता है कास्ट के बेसिस पे। यानी कि अब इसके अंदर जो भी लोग हैं उनको ग्रुप किया जाता है हायरार्की के बेसिस पे, हेरिडिटरी क्लासेस के बेसिस पे, बाय बर्थ। ठीक है, यानी कि जैसे आपने एक रील देखी होगी कि वो कहते हैं, उनसे पूछा जाता है चाचा से कि आप कर्म से महान है कि आप जन्म से महान है, तो कहते हैं नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम जन्म से महान है। ठीक है, तो ये चीज होती है, ये कास्ट सिस्टम है। पहले से हायरार्की डेवलप कर दी गई है कि नहीं, जो ब्राह्मण है वो सबसे ऊपर रहेंगे, जो शेड्यूल कास्ट है तो वो सबसे नीचे रहेंगे। तो ये हायरार्की डेवलप की गई थी पहले के टाइम पे। आज के टाइम पे तो अब बहुत ज्यादा चीजें डेवलप हो रही हैं। ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, बट अभी भी कुछ जगह पे है और लोगों की अभी भी सोच वैसी है। अभी तो इतनी जल्दी चेंज नहीं होने वाला, अभी टाइम लगेगा। ठीक है, बट पहले से तो बहुत अच्छा है, बेटर हो गया है पहले से। इट डिटरमाइंस अ पर्सन सोशल स्टेटस, ऑक्यूपेशन एंड मैरिज रिलेशन। यानी कि ये जो कास्ट सिस्टम है, ये लोग होते हैं उनका सोशल स्टेटस, कि जो हायर कास्ट के हैं उनका स्टेटस अच्छा है, उनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, उनके पास ज्यादा पैसे होंगे, वो पावरफुल होंगे। तो ये चीजें थी पहले। उनका ऑक्यूपेशन डिफाइंड है कि जो हायर कास्ट के भाई वो पंडित हैं तो पंडिताई करेंगे, वो पूजा कराएंगे। ठीक है, और जो मान लो धोबी हैं तो कपड़े धुलेंगे, जो नाई है वो बाल काटेंगे। ऐसे करके पहले से प्रोफेशन डिफाइंड हो जाते थे कि हाँ आपका जो भी कास्ट है उस हिसाब से आप काम करोगे। और मैरिज रिलेशन भी होता था कि कास्ट, अपनी कास्ट में आपको शादी करनी है, ये चीजें होती थी। फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम में वही पहला हेरिडिटरी, यानी कि ये जो भी है बाय बर्थ ही जो कास्ट होती है वो डिफाइन हो जाती है। हायरार्की इसमें डेवलप्ड है कि जो भी कास्ट होती है वो अरेंज होती है सुपीरियर से इंफीरियर, यानी कि अपर कास्ट से लोअर कास्ट में। एंडोगेमी होती है, जो भी कास्ट है उसी के अंदर अपना शादी होती है लोगों की। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन और सोशल रिलेशन, सोशल इंटरेक्शन, फूड, डाइनिंग वर ट्रेडिशनली रिस्ट्रिक्टेड। पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि क्या है कि जो हायर कास्ट के हैं उनके लिए कुएं अलग हैं, वो अलग खाएंगे। जो लोअर कास्ट के हैं उनके कुएं अलग हैं, वो अलग जगह से पानी पिएंगे, अलग खाना खाएंगे। और जो बड़े कास्ट वाले हैं उनके यहाँ लोअर कास्ट वाले जाके घर का काम करेंगे। तो ये सब चीजें होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन बेस्ड। ऑक्यूपेशन बेस्ड क्या है? ऑक्यूपेशन वर असाइंड अकॉर्डिंग टू कास्ट। अब पहले के टाइम पर क्या था कि मैंने अभी बताया, जो भी ऑक्यूपेशन है वो कास्ट से डिफाइंड होता था कि हाँ ब्राह्मण है तो वो पूजा कराएगा, अगर वो नाई है तो बाल काटेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके प्रोफेशन डिफाइंड होते थे पहले से ही। सोशल कंट्रोल, ईच कास्ट हैड इट्स ओन रूल्स, कस्टम्स एंड पनिशमेंट। हर कास्ट का अपना अपना रूल, रेगुलेशन और उसकी पनिशमेंट होती थी। सिगमेंटल डिवीजन, सिगमेंटल डिवीजन यानी कि सोसाइटी डिवाइड इनटू स्मॉल क्लोज ग्रुप्स कॉल्ड जाति। ठीक है, कास्ट को क्या बोलते हैं? जाति। हमारी सोसाइटी को अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया गया जाति के हिसाब से। अब इफेक्ट्स ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है, हमसे ये पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर कास्ट सिस्टम क्या होता है और उसके इफेक्ट्स क्या है। तो इफेक्ट्स क्या है? दोनों ही होते हैं कि कोई भी चीज हो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट होते हैं। मेरिट और डिमेरिट हमेशा से होती है हर चीज की। ठीक है, तो इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लो सोशल स्टेबिलिटी। कास्ट सिस्टम मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन एशियन सोसाइटी। ठीक है, सोशल स्टेबिलिटी होती थी कि जो हाँ बड़े कास्ट के हैं भाई वो अपना मेंटेन करके रहेंगे, बाकी छोटे वाले वो परेशान रहेंगे। ठीक, तो ये सोशल स्टेबिलिटी हुआ करती थी पहले के टाइम पे। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, ठीक है, अब अपना अपना कल्चर प्रिजर्व रहता था कि अपनी अपनी कास्ट के अंदर जो उनका कल्चर है, जो उनका तरीका है, उनकी स्किल्स हैं, उनके क्राफ्ट्स हैं, ठीक है, वो फिक्स्ड रहते थे, वो प्रिजर्व रहते थे। कि जो भी मतलब मान लो
जो कुम्हार होते थे वो अपनी जो कला होती थी क्राफ्ट्स बनाने की वो अपने बच्चों को सिखाते थे, फिर वो उनके बच्चों को सिखाते थे। तो ये जो कला थी वो प्रिजर्व रहती थी, स्किल्स हमेशा बची हुई रहती थी। नेक्स्ट फिर है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क अमंग डिफरेंट ग्रुप्स रिड्यूसिंग कंपटीशन। ठीक है, इससे क्या होता था, कंपटीशन कम होता था कि अपना अपना काम भाई सब कर रहे हैं तो कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करता था। पता नहीं कैसे ये पॉजिटिव इफेक्ट्स है, बट दिया हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ? ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अब भेदभाव होगा भाई। जो बड़े हैं वो अपने आप को महान समझने लग जाते हैं, बड़ी कास्ट वाले हैं, और लोअर कास्ट को क्या करेंगे, अनटचेबल मानेंगे। वो हमारी चेयर पे नहीं बैठ सकता, वो जमीन में बैठेगा, उसे हम बाहर निकाल देंगे, पंचायत से मारेंगे पीटेंगे, स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे। आप जान रहे हो कि इस पूरी कहानी क्या है। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन, इनजस्टिस, कि ठीक है जो बड़े कास्ट वाले हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, अत्याचार करें कितना भी, लेकिन छोटे कास्ट वाले वहां पे उनसे लड़ नहीं पाते थे, वो उतना जो भी अपना जस्टिस है वो नहीं पा पाते थे। ठीक है, उनका हमेशा से एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था और आज भी किया जाता है। ठीक है, सीधी सी बात मैं कहता हूँ। ठीक है, आज भी किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन, आज भी आप देखोगे हायर पोस्ट पे हमेशा अपर कास्ट ही बैठा हुआ है। ठीक है, लोअर कास्ट की आज भी कोई भी वैल्यू उतनी नहीं है। पहले से थोड़ा सा आरक्षण ने दिया है लेकिन अब उतनी भी नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ सोशल मोबिलिटी, पीपल कुड नॉट चेंज देयर कास्ट और ऑक्यूपेशन लिमिटिंग ग्रोथ, यानी कि पहले के टाइम पे क्या था, लोग आज भी अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकते, लोग कास्ट नहीं चेंज कर सकते। आज ऑक्यूपेशन तो लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, आप पढ़ाई करके आप कुछ भी अलग काम कर सकते हो, बट कास्ट नहीं चेंज होगी। आज भी लोग आपसे क्या पूछते हैं, आपका पूरा नाम क्या है। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि हाँ ठीक है आप अपना नाम बताइए, आप अपना नाम बता दोगे फिर कहेंगे सरनेम बताइए, आपका पूरा नाम बताइए, टाइटल बताइए। भाई ये क्या बात है। ठीक है, ठीक है, इससे क्या होगी, ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। नेक्स्ट फिर ऑब्स्टिकल्स टू नेशनल यूनिटी, कास्ट डिवीजन क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिड्यूस यूनिटी अमंग पीपल। ठीक है, कास्ट से क्या होता है कि हमारा जो भी आपस में भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लोग यूनाइट नहीं हो पाते। लोग आज भी देखो पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या, अपनी जाति वालों को वोट देते हैं, लोग अपनी जाति वाले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इससे क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं भाई, आज भी होती हैं। ठीक है, जातिवाद की वजह से, हिंदू मुस्लिम की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, लोग यूनाइट नहीं हो पाते हैं। बात ये है नेगेटिव। नेक्स्ट फिर क्या है, सप्रेशन ऑफ लोअर कास्ट, दे वर डिनाइड एजुकेशन, लैंड ओनरशिप एंड टेम्पल एंट्री। क्या है, जो लोअर कास्ट वाले हैं उनको पढ़ाई पे अधिकार नहीं था पहले के टाइम पर, और उनसे जमीन हड़प लेते थे। जो बड़े कास्ट वाले हैं, ऊंची कास्ट वाले हैं, उनको मंदिरों में नहीं जाने देते थे, ये सब चीजें करते थे। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, टैलेंट वाज वेस्टेड एज वर्क वाज असाइन्ड बाय वर्थ नॉट एबिलिटी। ठीक है, यानी कि जो है इंसान की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रहती थी पहले से। क्या था कि जो गरीब है गरीब होता चला जाता था, क्योंकि उसके पास भाई अथॉरिटी ही नहीं थी कि भाई उसकी जो एबिलिटीज है, जो काम करना चाहता है वो कर पाए। पहले से बस से हाँ डिसाइड हो गया कि ये नाली साफ करेगा तो वो जिंदगी भर नाली ही साफ करेगा, ऐसा तो नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट था हिंड्रेंस टू मॉडर्नाइजेशन, कास्ट बेस्ड रिजिडिटी स्लोड साइंटिफिक थिंकिंग एंड सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, जो भी कास्ट बेस्ड रिजिडिटी थी उसकी वजह से साइंटिफिक थिंकिंग और सोशल रिफॉर्म्स नहीं हो पाते थे। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाता था पहले कास्ट सिस्टम की वजह से। नेक्स्ट फिर पॉलिटिकल एंड सोशल टेंशन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स आज भी है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, अपनी कास्ट वालों को वोट देना, ठीक है, उनको जिताना, रिजर्वेशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अफेक्ट सोसाइटी, ये सब क्या है, सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। मॉडर्न चेंज इन कास्ट सिस्टम, मॉडर्न चेंज क्या क्या आया कास्ट सिस्टम के अंदर हम देखते हैं। तो सबसे पहला था एक लॉ आया, लीगल एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, उसकी वजह से अनटचेबिलिटी हटी। ठीक है, पहले अब क्या है, SC ST एक्ट है ना, उसकी वजह से पहले से बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी हो गई है। इंक्रीज इन
इंटरकास्ट मैरिजेस, आज के टाइम पर क्या है, इंटरकास्ट मैरिजेस थोड़ी सी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा चेंज आ रहा है कास्ट सिस्टम के अंदर, ठीक है। और आज के टाइम पर क्या है, एजुकेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कास्ट बैरियर हट रहा है, ठीक है। जैसे जैसे लोग एजुकेट होते जा रहे हैं वो समझ रहे हैं कि यार कास्ट कुछ भी नहीं है, बस एक आपके नाम के पीछे लगा हुआ एक टाइटल है, ठीक है। कास्ट उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो एजुकेशन की वजह से ये चेंज आ रहा है। अर्बनाइजेशन यानी कि अब लोग शहरों में रह रहे हैं, तो वहां पे कोई पूछता भी नहीं है आपसे कास्ट आपकी क्या है, ठीक है। ये सब ज्यादा गांव में ही ये सब चीजों कास्ट को लेकर लड़ाई होती थी, ठीक है, शहरों में कम है। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि अब फैक्ट्रीज हैं भाई, कंपनीज हैं, उसके अंदर लोग सारी ही कास्ट के काम करते हैं, तो उससे एक इक्वेलिटी बढ़ रही है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ इक्वेलिटी एंड ह्यूमन राइट्स आइडियोलॉजी, ठीक है। ये सब चीजों की वजह से थोड़ा चेंज आ रहा है, बट अभी भी काफी हद तक लोगों की सोच उस तरह की है, तो लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो आप थोड़ा सा उस पर फोकस करिए, बाकी तो सब ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट पेपर सोल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।